हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक मुक्ति। जिसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, सम्यक मुक्ति जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा, रोपड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुनकोंडा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर। प्रश्न नंबर 4 है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी। अब आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अलीपुर षड्यंत्र मामला। प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 9 है, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? कर्जन, मिंटो, लीटन, रिपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रिपन के काल में। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1919, 1932, 1937, 1935। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1932 में। अब है भूगोल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है, अधिकांश समय आकाश स्वच्छ रहता है, बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र अवशोषण करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है। प्रश्न नंबर 12 है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, एल्पाई वन, झाड़ीदार वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न नंबर 13 है, कांडला जो कि कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए केंद्र, हीरे को काटना एवं हीरे की पॉलिश, जहाज तोड़ने का उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। प्रश्न नंबर 14 है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तरांचल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केरल को। प्रश्न नंबर 15 है, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सबसे बड़ी कोयला खाने, सबसे बड़ी अब्रक खाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। अब आगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीव्र अधिक समावेशी तथा धाड़ी विकास, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12,
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक नहीं थी, बल्कि यह 1974 से 1979 तक थी। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है। यह अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, SIDBI इसका द्योतक है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइन बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? 26वें, 27वें, 24वें, 25वें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 25वें। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? अमेरिकी, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आयरिश संविधान से। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14 में। प्रश्न नंबर 24 है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं, जिला परिषदें, अंचल पंचायतें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जिला परिषदें। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 11वीं अनुसूची। अब आगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हड्डियां। प्रश्न नंबर 27 है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। उससे उसे कोई लाभ नहीं मिला और मात्र एक संयोग है। उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। प्रश्न नंबर 28 है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 17, ये परमाणु संख्या नहीं है, द्रव्यमान संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के या इलेक्ट्रॉनों के संख्या के। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 36 और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 17, जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 17 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 36। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 17। 36 माइनस 17 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 19, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है,
8 किलो द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है जो 300 आरपीएम से घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व आघूर्ण भी बोलते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण हमें बताना है। तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। m जहाँ पे द्रव्यमान है और r जो है त्रिज्या को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 8 किलो 8 kg इंटू r त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। तो ये हो जाएगा I बराबर 8 द्रव्यमान गुणे त्रिज्या है 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 kg मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 kg मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो और उसके और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक 0.3 हो तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है अधिकतम घर्षण बल बराबर म्यू इंटू आर। यहाँ पे म्यू जो दिखा रहा है वह घर्षण का गुणांक को दिखा रहा है और आर जो है बल को दिखा रहा है जो कि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को दिखा रहा है उसके भार को। तो अधिकतम घर्षण बल हो जाएगा घर्षण का गुणांक 0.3 गुणे जो सीढ़ी का वजन है 250 न्यूटन 0.5 गुणे 250। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 75 न्यूटन। अब आगे है प्रारंभिक अंक गणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है अजीत ने एक वस्तु को 4510 रुपये में बेचा एवं उसे 45% की हानि हुई। उसी वस्तु पर 45% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो प्रश्न में वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4510 रुपये और उसको 45% की हानि पर बेचा गया। तो 45% की हानि हुई इसका मतलब कि 100 माइनस 45 बराबर ये हो जाएगा 55% जो है उसको 55% उसके क्रय मूल्य के 55% के दाम के बराबर उसे बेचा गया। तो 55% बराबर हो जाएगा 4510। तो यहाँ से 100% बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4510 बटा 55 गुणे 100। तो जो 100% होगा वह उसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा बराबर 8200 रुपये। और कह रहा है कि अब उसे 45% लाभ अर्जित करने के लिए कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो उसका 100% बराबर 8200 यानी क्रय मूल्य उसका 8200 है। उसको और लाभ अर्जित करना है 45%। इसका मतलब 145% दाम पर बेचा जाएगा। तो 145% बराबर निकाल लेंगे। 100% बराबर 8200 है तो 145% बराबर हो जाएगा 8200 बट्टा 100 गुणे 145। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 145% बराबर 11,890 रुपये। तो यह है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये 11,890 रुपये है। प्रश्न नंबर 32 है एक महिला एवं उसकी पुत्री की औसत आयु 19 वर्ष है। उनकी उम्रों का संगत अनुपात 16:3 है। पुत्री की उम्र क्या है? तो महिला एवं उसकी पुत्री की औसत उम्र 19 वर्ष है। तो दोनों की टोटल उम्र हो जाएगी 38 वर्ष, जिसमें से महिला की उम्र और पुत्री की उम्र का अनुपात 16:3 है। तो हमें पुत्री की उम्र बताना है। तो पुत्री का उम्र ये 3 से संबंधित है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे टोटल उम्र है 38 वर्ष और इन दोनों को अनुपात को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 3 बराबर 19। तो 38 बट्टा 19 गुणे पुत्री की उम्र पूछ रहा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19 दूना 38 2 3 6 वर्ष।
तो पुत्री की उम्र आ गई 6 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, यदि x की पावर 1.5 बटा 288 बराबर 6 बटा x की पावर 1.5 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा x की पावर 1.5 का गुणे x की पावर 1.5 बराबर 288 गुणे 6। फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 3 बराबर 288 गुणे 6 को हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे 288 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 गुणे 3, 32 96 गुणे 3 बराबर 288 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ से हम लोग अब इसको पूरे को लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर, ये 2 की पावर टोटल आ जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, एक्स बराबर आ जाए एक्स क्यूब बराबर आ जाएगी 2 की पावर 6 गुणे और 3 की पावर है 1 2 और 3, 3 की पावर 3। तो यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो 2 की पावर 6 है तो ये हो जाएगी x बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 है तो 3 एक बार बचेगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 4 गुणे 3 बराबर 12। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 12, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, अंकों 2 3 2 5 6 एवं 9 का प्रयोग कर कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 अंकों की संख्या बनानी है और चूँकि संख्याएं सम संख्या बनानी है तो सम संख्याएं के लिए अंत में 2 4 6 8 और 0 आना चाहिए। तो इसमें हमें दिया हुआ है 2 1 है और 1 6 है, तो यानी कि इकाई के स्थान पे 2 या 6 आएगा तभी संख्या सम होगी। तो यहाँ पे हम लोग 2 या 6 में से किसी एक को लिखेंगे, तो इसको हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं और दहाई के स्थान पे हम लोग 3 2 5 6 9 में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो बाकी संख्याएं बच जाएंगी 1 2 3 4 संख्याएं 4 बार यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 लेंगे तब भी यहाँ से 1 2 3 3 और ये 9 4 बार दहाई के स्थान को भरा जा सकता है। तो ये 4 तरीके से भरा जा सकता है। इसी तरह अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो बाकी बची 2 संख्याएं यहाँ पे आ गई, तो बाकी बची 3, तो इस सैकड़े के स्थान को 3 तरीके से भरा जा सकता है। तो टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 24। तो टोटल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं 24, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है। 3 की पावर 34 है, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग 3 की पावर जो 34 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और टोटल की पावर 17 बराबर 9 की पावर 17। और इसी तरह 2 की पावर 51 है, 2 की पावर 51 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 17। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 17 और 7 की पावर 17 हमें दिया हुआ है 7 की पावर 17। तो एक है 9 की पावर 17, एक हो गया 8 की पावर 17 और एक हो गया 7 की पावर 17। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसे लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 9 की पावर 17, तो जो 9 की पावर 17 हम लिखे हैं 3 की पावर 34 को, तो इसलिए 3 की पावर 34 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद है 8 की पावर 17, 8 की पावर 17 हम लोग लिखे 2 की पावर 51 को, तो 2 की पावर 51 आ जाएगी और अंत में 7 की पावर 17 आ जाएगी। तो ये वाला जो है हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे समान हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अंतेवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37,
मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दुर्गा। अब आगे है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें जो सही वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर 4 मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। प्रश्न नंबर 39 है हिंदी न फारसी मियांजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है। लोकोक्ति दी हुई है हिंदी न फारसी मियांजी बनारसी, तो इसका जो अर्थ होगा उससे मिलता जुलता लोकोक्ति ऑप्शन में दी हुई है। बताना है कि किस किस लोकोक्ति से इसका अर्थ मिलेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, अहिरन सात गड़ेरिया नाचे भेड़ी खाए सियार, तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता। प्रश्न नंबर 40 है किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। वधुल्लास का वध धन उल्लास, पद्धति का पथ धन हति, कुलटा कुल प्लस अटा, जलोर्मी जल प्लस उ प्लस रमी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पद्धति पथ धन हति। अब आगे है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 है रीड द सेंटेंस गिवन इन ऑप्शन यू हैव टू फाइंड द सेंटेंस विच स्पीक्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। पीटर गेट्स अप अर्ली, द बस स्टॉप्स देयर, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। क्वेश्चन नंबर 42 है चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच एंड मार्क योर ऑप्शंस फ्रॉम एमंग चॉइसेस। ही सेड राम हैज़ नॉट टर्नड अप एट, इसको बदलना है रिपोर्टेड स्पीच में। ऑप्शन है ही सेड दैट राम हैड नॉट टर्नड अप एट, ही सेड दैट राम हैज़ नॉट टर्नड अप एट, ही सेड दैट राम वाज नॉट टर्नड अप एट, ही सेड दैट राम हैड नॉट टर्नड अप देन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ही सेड दैट राम हैड नॉट टर्नड अप एट। आगे है डायरेक्शन 43 to 45 क्वेश्चंस के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विद 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives. Freedom has assuredly given us a new status and new opportunities, but it also implies that we should discard selfishness, laziness, and all narrowness of outlook. Our freedom suggests toil and creation of new values of old ones. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our new responsibilities satisfactorily. If there is any one thing that needs to be stressed more than any other in the new setup, it is that we should put into action our full capacity. Each one of us in productive effort, each one of us in his own sphere, however humble. Work, unceasing work, should now be our watchword. Word is wealth, and service is happiness. Nothing else. The greatest crime in India today is idleness. If we root our idleness, all our difficulties, including even conflicts, will gradually disappear. Question number 43 है Nothing else can give us joy except idleness, wealth, freedom, service. इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सर्विस। क्वेश्चन नंबर 44 है Anyone can free himself from the clutches of difficulties if he fulfill his responsibilities, discard idleness, discharge his obligations, eliminates narrow outlook. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 discard idleness। क्वेश्चन नंबर 45 है What has freedom undeniably offered to the citizen of India? New outlook, new responsibilities, new values, new opportunities.
इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित अनुक्रम में 8वीं संख्या कौन सी होगी। अनुक्रम दिया हुआ है 12, 34, 78, 1516। इसके बाद बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग सबसे पहले अनुक्रम चेक करते हैं। तो जैसे पहले 12 है, तो 12 में दोनों अंकों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 1 + 2 = 3 और 3 के बाद आएगा 4, तो ये 34 बन गया है। इसी तरह अगले वाले में इन दोनों को ऐड करेंगे 3 4 को, तो ये हो जाएगा 7। 7 के बाद अगला वाला 8, फिर इसके बाद 7 + 8 को ऐड करेंगे तो 15, 15 के आगे 16। इसी तरह 15 + 16 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31 और 31 के बाद आ जाएगा 32, तो हो जाएगा 3132। फिर इसके बाद आएगा 31 + 32 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63। 63 के बाद आ जाएगा 64 अगला वाला। फिर इसके बाद हम लोग आएगा 63 + 64 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 127। तो 127 के बाद आ जाएगा 128। फिर 127 + 128 करेंगे, 127 + 128 तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 255 और 255 को आगे हो जाएगा 256। तो ये हो गया पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। हमें आठवां पूछा है तो आठवां हो जाएगा 2,55,256। तो 2,55,256 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए निम्न में से किसमें पूर्व धारणा अंतर्निहित है। कथन दिया हुआ है, महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। और पूर्व धारणा दी हुई है। पहली पूर्व धारणा है, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। पूर्व धारणा दूसरी दी हुई है, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो इस पूर्व धारणा में जो पहली पूर्व धारणा है, यह वह सेंटेंस की पूर्व धारणा से मेल नहीं खाती है, इसमें अंतर्निहित नहीं है यह कथन में, यह पहली पूर्व धारणा। और जो दूसरी पूर्व धारणा है वह कथन में अंतर्निहित है, इसलिए केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 65 का संबंध 8 से है, तो 82 का संबंध बताना है कि किससे होगा। तो 65 किस प्रकार से आया है तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे और +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 65। 8 का स्क्वायर 64 + 1 65। इसी तरह ये 82 है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे +1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 82। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। 6 मित्र लता, माला, नीलू, ओली, परमित और कादिरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह किए बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। कादिरा माला या परमित के न तो बगल में और न ही बिल्कुल सामने बैठी है। परमित लता के बिल्कुल सामने बैठा है। नीलू परमित के तुरंत दाएं बैठी है। माला नीलू के सामने बैठी है। ओली परमित के तुरंत बाएं बैठा है। ओली के सामने कौन बैठा है, तो हम लोग पूछ रहा है कि ओली के सामने कौन बैठा है। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसमें 6 लोगों को बैठाना है, जो कि आमने सामने है। तो एक यहाँ हो जाएगा, तो एक यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस तरह से 6 लोगों को बैठाएंगे जो कि बिल्कुल आमने सामने होंगे। और दिया हुआ कादिरा जो है माला या परमित के न तो बगल में और न ही बिल्कुल सामने बैठी है। और फिर दिया हुआ है कि परमित लता के बिल्कुल सामने बैठी है। तो सबसे पहले अगर परमित यहाँ बैठेगी तो जो लता है इसके सामने होगी, या लता के सामने परमित है। वही बात है कि परमित लता के बिल्कुल सामने बैठा है। लता यहाँ है तो इसके सब सामने परमित बैठा है, हो गया। फिर है नीलू परमित के तुरंत दाएं बैठी है। तो परमित का दाएं इधर होगा, ये यहाँ पे बैठी है नीलू। नीलू यहाँ बैठी है परमित के दाएं। और फिर है
माला नीलू के सामने बैठी है। माला जो है नीलू के सामने ये रहा, तो यहाँ पे माला बैठी है। फिर है ओली जो है परमित के तुरंत बाएं बैठा है। ओली परमित के तुरंत ये बाएं है, तो यहाँ पे बैठा है ओली। तो 3 2 5 लोग बैठ गए हैं। कौन एक बचा? कादिरा। कादिरा बची, तो यहाँ पे कादिरा आ जाएगी। इसके लिए कहा है कि कादिरा माला या परमित के न तो बगल में और न ही बिल्कुल सामने। तो परमित यहाँ है, माला यहाँ है, न तो इसके बिल्कुल सामने है न ही बगल में है। इस तरह से बैठेंगी। पूछ रहा है कि ओली के सामने कौन बैठा है, तो ओली ये रहा, तो ओली के सामने ये है कादिरा। ओली के सामने कौन बैठी है? कादिरा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी निश्चित कोड भाषा में थैंक्स को SKNTHA कोड दिया जाता है, तो REGRE रिग्रेट का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थैंक्स को कैसे लिखा है। THANKS इसको लिखा है ऐसे थैंक्स को। SKN लिख दिया है, फिर THA लिखा है यहाँ पे, SKN और THA। तो हम लोग देख रहे हैं कि तो थैंक्स का जो पहले का 3 लेटर है उसको लास्ट में लेके चला गया है THA, और जो अंतिम के 3 अक्षर है NKS उनको पलट के यानी कि विपरीत क्रम में NKS को SKN के रूप में इधर लाके पहले 3 स्थान पर लिख दिया है। तो उसी तरह हम लोग रिग्रेट को जब लिखेंगे REGRET, तो जो REG है वो विपरीत क्रम में चला जाएगा इधर REG सीधे, और RET को पहले स्थान पर लाएंगे शुरू में, तो ये विपरीत क्रम में आ जाएगा। RET को लिख देंगे TER, तो हमारे से क्या वर्ड बना? TERREG, TERREG। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 है, आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को सूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 52 है, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। प्रश्न नंबर 53 है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन। प्रश्न नंबर 54 है, नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया? फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, यूनान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 55 है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 56 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रिस इवान, रॉबर्ट डाउनी, कोजी याकुसो, जेनिफर लॉरेंस। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कोजी याकुसो। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है? गौतम अडानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्वास कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह मिश्रा, बलजीत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? किदाम्बी श्रीकांत, मिथुन मंजुनाथ, पारुपल्ली कश्यप, HS प्रणय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 HS प्रणय। प्रश्न नंबर 60 है, किस राज्य सरकार द्वारा KFON परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। अब आगे सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है?
पोपीर, भवाई, सत्रिया, पूर्वी। तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पोपीर। प्रश्न नंबर 62 है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है असुर, सोनम लोसुंग, वेसक, थाई पोंगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सोनम लोसुंग, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है। प्रश्न नंबर 63 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 275, 450, 780, 572। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 572। प्रश्न नंबर 64 है, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 65 है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस कब मनाता है? 15 फरवरी, 10 मार्च, 15 जनवरी, 17 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 15 जनवरी। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 67 है, वेसक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईसा मसीह, महावीर, यहूदी, बुद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है वेसक या वैसाख। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 IIT हैदराबाद। प्रश्न नंबर 69 है, सीजर और क्लीपोपेट्रा किसने लिखी? जॉय एडमसन, थॉमस पावर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। प्रश्न नंबर 70 है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, चावल के छिलके। सभी विकल्प सही हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही हैं। अब आगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर दीजिए। पैराग्राफ दिया हुआ है, दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भी भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी पहुंची हैं और वहां से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह में अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। तो प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे से लेखक का क्या तात्पर्य है? हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, हम भी पेड़ों की तरह मजबूत हो सकते हैं, हमारी आयु लंबी हो सकती है, हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए? वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। वृक्ष को देखकर ही उन्होंने सोचना शुरू किया। वृक्ष को देखकर उनके मन में कई प्रश्न उठे। वृक्ष से ही उन्हें प्रकृति का ज्ञान हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। प्रश्न नंबर 73 है, दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा दे सकती है? दुनिया की हर चीज़ अलग है, दुनिया की हर चीज़ रहस्यमय है, दुनिया की हर चीज़ का गहन अध्ययन करने पर हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है। प्रश्न नंबर 74 है, वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं? वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलने के कारण, धूप में रहने के कारण, खुली जगह में रहने के कारण, ठंडी हवा के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलने के कारण। प्रश्न नंबर 75 है, वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है? पत्तों से, डालियों से, ज़मीन से, जड़ों से जो पानी के भीतर के पानी को सोखती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जड़ों से जो ज़मीन के भीतर के पानी को सोखती हैं।
निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्न के लिए अवतरण को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के सुख में काम आता है। वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है। वह केवल दुख में ही नहीं सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं वह उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं वह प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषध बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथभ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है। निराश होने पर मित्र क्या करता है? हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमें उपदेश देता है, हमारी सहायता करता है, हमें धन देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हमारी हिम्मत बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 77 है। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। मित्रता और शत्रुता, पथ प्रदर्शक, सच्ची मित्रता एक वरदान, मित्रता से नुकसान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सच्ची मित्रता एक वरदान। प्रश्न नंबर 78 है। सच्चा मित्र अपने के दुख को कैसे समझता है? मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। मित्र के दुख को छोटा समझता है। मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझता है। इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। प्रश्न नंबर 79 है। सच्चा मित्र कौन होता है? जो सुख में अपने मित्र के साथ रहता है, जो दुख में अपने मित्र के साथ रहता है, जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है, जो पार्टी में मित्र का साथ देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र के साथ देता है। प्रश्न नंबर 80 है। भटकने पर मित्र क्या करता है? हमें अपने घर ले जाता है, हमें घर के भीतर बंद रखता है, हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है, हमें कुमार्ग से नहीं बचाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है। अब आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न। निर्देश 81 से 85 प्रश्न के लिए निम्नलिखित बार ग्राफ में 3 भिन्न भिन्न कंपनियों XYZ द्वारा कुछ वर्षों में किए गए कागज़ की उत्पादन लाख टन में आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 81 दिया हुआ है। कंपनी Z के उत्पादन और कंपनी Y के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा है? तो कंपनी Z के उत्पादन और कंपनी के Y के उत्पादन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 2000, 1996, 1999 और 1998। तो सबसे पहले 2000 को देखेंगे। तो 2000 यहाँ पे है। 2000 में कंपनी Z, ये लाइन जो है Z को दिखा रही है, ये डॉटेड लाइन ये Z को दिखा रही है। तो Z का उत्पादन है 35 और Y का उत्पादन है 50। तो और फिर 1996 का देखेंगे। 1996 में है Z का उत्पादन है 35 और Y का उत्पादन है 25। 96 फिर 99 है। 99 में Z का उत्पादन 35, Y का उत्पादन 40 और फिर 98 है। 98 में Z का उत्पादन है 45 और Y का उत्पादन है 35। तो प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे है प्रश्न ये है कि कंपनी Y के उत्पादन से कंपनी Z के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। तो हम लोग देखेंगे कि जो 2000 में है, वर्ष 2000 में कंपनी Y का उत्पादन अधिक है Z के उत्पादन से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका नहीं होगा। और उसी तरह 1999 में कंपनी Z का जो उत्पादन है Y के उत्पादन से कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें बताना है कि Z का उत्पादन किस वर्ष अधिकतम रहा है Y के उत्पादन से। तो 1996 में हम लोग निकालेंगे। 1996 में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। 1996 में Z का उत्पादन है 35, Y का उत्पादन है 25। तो ये हो जाएगा 35/25 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 140%। और उसी तरह 1998 का निकालेंगे। 1998 में Z का है 45, ये है 45 और Y का उत्पादन है 35।
45/35 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 129%। तो इसमें जो सबसे अधिक है वो है 140%, जो कि 1996 का है। ये 1996 का है और ये 1998 का है। तो किस वर्ष में अधिकतम रहा उत्पादन? 1996 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 है, 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है? तो कंपनी एक्स का 1998 से 2000 तक औसत उत्पादन देखेंगे। तो कंपनी एक्स का ये जो पैरेलल लाइन है, ये कंपनी एक्स के उत्पादन को दिखा रही है। तो 1998 से 2000 तक उत्पादन देखें तो 1998 में है 25 लाख टन, 1999 में है 50 लाख टन और 2000 में है 40 लाख टन। तो औसत उत्पादन हो जाएगा इसका 25 + 50 + 40। तो एक्स का हो जाएगा 25 + 50 + 40/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 115/3, 115/3 लाख टन। अब इसी तरह वाई का निकालेंगे। वाई का उसी वर्ष में 1998 से 2000 तक। तो वाई का उत्पादन देखेंगे, 1998 में है 35, 1999 में है 40 और 2000 में है 50। तो 35, 40 + 50, तो इसका औसत उत्पादन हो जाएगा 35 + 40 + 50/3। ये बराबर आ जाएगा 125/3, 125/3। तो दोनों के अनुपात पूछा है तो हो जाएगा 115/3 पूरे का बट्टा 125/3, 3 से 3 कैंसिल। फिर और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10, 5 3 15, ये 25 + 125। तो अनुपात आ गया 23/25। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है? तो इसके लिए सभी कंपनियों का अलग से निकालेंगे 5 वर्षों में औसत उत्पादन। तो सबसे पहले अगर एक्स कंपनी का निकालें औसत उत्पादन तो एक्स कंपनी का औसत उत्पादन आ जाएगा 30 + 45, ये 30 + 45 + 25 + 50 + 40। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 190/5 बराबर 38 लाख टन। और इसी तरह वाई का निकालेंगे तो वाई का है 25 + 35 + 35 + 40 + 50। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 185 लाख टन बट्टा 5 बराबर 37 लाख टन। इसका वाई का औसत आ जाएगा। इसी तरह अब जेड का औसत निकालेंगे। जेड का औसत निकालेंगे तो आएगा 35 + 40 + 45 + 35 + 35। सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 190/5 बराबर 38 लाख टन, 38 लाख टन। तो सब क्या पूछ रहा है कि किस कंपनी का अधिकतम है? तो किसका अधिकतम है? एक्स और जेड का दोनों का बराबर है, जो कि 38 लाख है और वाई का कम है, 37 लाख टन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकतम एक्स और जेड का। प्रश्न नंबर 84 है, 1996 से 1999 तक कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वाई का 1996 से 99, तो वाई का 1996 में है 25 और 99 में है 50। तो कितने की वृद्धि हुई? ये 1996 से 1999 तक पूछा है। तो 1996 में है 25 लाख टन और 1999 में है 40 लाख टन। तो वृद्धि कितने की हुई? 40 - 25 बराबर 15 लाख टन की वृद्धि हुई। कितने से वृद्धि हुई? 25 से। तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 15/25 × 100। ये 4 बराबर 15 चौक 60%। तो कितने की वृद्धि हो गई है? 60% की। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, 1998 में कंपनी जेड और 1996 में कंपनी वाई के उत्पादन के बीच क्या अंतर है? तो 1998 में
जेड। तो 1998 में जेड कंपनी का उत्पादन है 45 और 96 में पूछ रहा है 96 में कंपनी वाई का उत्पादन 96 में ये रहा 1996 में कंपनी वाई का उत्पादन है 25। तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 45 माइनस 25। दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 45 माइनस 25 बराबर 20 लाख टन। 20 लाख टन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे है 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए निम्न आयत चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आयत चित्र दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या है, आयु और उनकी दी हुई है वर्षों में। प्रश्न नंबर 86 है 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो 15 से 45 वर्ष, ये रहा 15 से 45 वर्ष, ये टोटल हैं, कितने व्यक्तियों की टोटल संख्या पूछ रहा है। तो 15 वर्ष वाले हैं 450 व्यक्ति है, फिर 15 से 20 तक हैं 450, 20 से 25 तक हैं 250, 25 से 30 हैं 150 और 30 से 35 हैं 100 और 35 से 40 तक हैं 50 और 40 से 45 तक हैं ये 25। ये 25 है, ये 100, ये 150, ये 250 और ये हैं 450। तो ये सभी को जब ऐड करेंगे 450 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 25, जब सभी को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1000 व्यक्ति। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये वाला 100 नहीं है, ये है, ये 100 ऊपर है थोड़ा सा, ये नीचे है, ये 75 पर है। तो ये 100 नहीं है, 100 को इरेज कर देते हैं। ये है 75 और ये है 50। अब इन सबको जब ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा 1000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 20 से 30 वर्षों के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। 20 से 30 वर्ष के आयु वर्गों की संख्या पूछ रहा है। 20 से 30 तक, यहाँ तक पूछ रहा है। तो 20 से 25 तक हैं 250 और 25 से 30 तक हैं 150। तो टोटल 20 से 30 हो जाएंगे 250 प्लस 150, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 20 से 25 तथा 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो 20 से 25 तक हैं 250 और फिर है 20 से 25 तक हैं ये 250, 30 से 35 हैं, 30 से 35 हैं ये 30 से 35 हैं ये 75। तो 30 से 35 तक ये हैं 75, दोनों के बीच अनुपात पूछा है। तो 250 संबंधे 75, इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 10 संबंधित 3, 10 संबंधित 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। तो सबसे अधिक आयु वर्ग वाले हैं 15 से 20 जो कि 450 हैं। तो सबसे अधिक आयु वर्ग वाले हैं 450 और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्ति हैं, तो टोटल शामिल व्यक्ति हैं 1000। तो दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा था 450 बट्टे 1000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/20। तो अनुपात आ जाएगा 9 संबंधी 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 है इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना था। तो 40 से 45 में टोटल व्यक्ति हैं 25। 40 से 45 वर्ग में है टोटल 25 व्यक्ति और कुल व्यक्ति थे 1000। तो 25/1000 गुणे 100 ये प्रतिशत पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5%। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब आगे है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निर्देश 91 से 95 प्रश्न के लिए निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सप्ताह के विभिन्न दिनों को
ली गई जांच परीक्षा में एक कक्षा के 5 अभ्यर्थियों ए बी सी डी एवं ई के प्राप्तांक दिया हुआ है और अधिकतम अंक 100 हैं। तो प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, बी द्वारा सोमवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को मिलाकर कुल प्राप्त अंक एवं ई द्वारा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक के मध्य क्या अंतर है। तो बी द्वारा सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, सोमवार को 65, बुधवार को 82 और बृहस्पतिवार को 72। तो तीनों को मिलाएंगे तो बी के द्वारा टोटल हो जाएगा 65 + 82 + 72 बराबर, ये हो जाएगा 219 बी द्वारा। और इसी तरह ई द्वारा प्राप्तांक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को, ई द्वारा मंगलवार को 72, बुधवार को 59 और शुक्रवार को 74। तो 72 + 59 + 74, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ई द्वारा आ जाएगा 205। दोनों के बीच अंतर पूछा है तो 219 माइनस 205 करेंगे, 219 - 205 तो ये आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, सोमवार को ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सोमवार को ई के प्राप्तांक हैं 84, ई का है 84, और बृहस्पतिवार को बी का प्राप्तांक है, बृहस्पतिवार को बी का प्राप्तांक है 72, बी का है 72 के प्राप्तांक से कितना अधिक है। तो 84 - 72 करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 12 अधिक हैं, 12 अधिक हैं कितने से, 72 से, तो 12/72 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 बराबर 50/3, इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 16.2/3%। प्रश्न नंबर 93 है, सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक क्या है। तो सभी दिनों को मिलाकर करना है तो सी का ये राशि, सी का प्राप्तांक है 36 + 70 + 75 + 62 + 77 करेंगे तो सी का टोटल प्राप्तांक आ जाएगा 320। तो सभी दिन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल दिन है 5। तो औसत निकालने के लिए हो जाएगा 320, ये 320/5, ये हो जाएगा 320/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 64, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 है, मंगलवार एवं बुधवार दोनों को मिलाकर सी एवं डी के प्राप्तांकों के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो मंगल एवं बुधवार को सी का प्राप्तांक मंगलवार को है 70 और बुधवार को है 75। तो सी का प्राप्तांक हो जाएगा मंगल एवं बुधवार को मिलाकर 145, 70 + 75 बराबर 145। इसी तरह मंगलवार एवं बुधवार को डी का प्राप्तांक मंगलवार को 51 और बुधवार को है 64। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 51 + 64 बराबर 115। दोनों के बीच अनुपात तो 145/115 बराबर ये आ जाएगा 29/23। तो अनुपात आ जाएगा 29/23। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95 है, सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक ए के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सभी दिनों को मिलाकर ई का प्राप्तांक हो जाएगा, ई का 84 + 72 + 59 + 68 + 74। तो ई का कुल प्राप्तांक हो जाएगा 357 और ए का कुल प्राप्तांक हो जाएगा 74 + 69 + 49 + 55 + 67, ये बराबर हो जाएगा 314। ए का आ गया 314 और ई का आ गया 357। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 357 - 314, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43। तो हो जाएगा कितना प्रतिशत, तो 43/314 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 14%। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब आगे निर्देश 96 से 100 तक के प्रश्न के लिए निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए उन दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 5 माहों के दौरान 5 भिन्न बेकरियों के द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या दी हुई है। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, बेकरी टी द्वारा मार्च, अप्रैल एवं जुलाई में बेची गई चपातियों की औसत संख्या क्या है। तो बेकरी टी द्वारा
मार्च में है 175, अप्रैल में है 159 और जुलाई में है 197। तो टोटल हो जाएगा टी द्वारा 175 प्लस 159 प्लस 197, तो ये टोटल आ जाएगा 531। तो 3 महीने का औसत संख्या पूछ रहा है, तो ये बट्टा 3 हो जाएगा बराबर 177। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 97 है, बेकरी क्यू एवं एस को मिलाकर मई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या। क्यू द्वारा मई में 58 और एस द्वारा मई में है 122। तो क्यू और एस द्वारा मई में कितनी बेची गई? 58 प्लस 122। तो क्यू एंड एस द्वारा मई में 58 प्लस 122, ये हो जाएगा 180। और फिर है, उसी माह में पी एवं टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या के बीच अनुपात। तो मई में पी एवं टी द्वारा बेची गई, मई में पी द्वारा बेची जा रही है 112 और टी द्वारा मई में बेची जा रही है 149। तो टोटल हो जाएगी 112 प्लस 149 बराबर 261। तो पी एंड टी द्वारा 261 हो जाएगा। तो दोनों के बीच अनुपात बताना है, तो 180 संबंधित 261, इसको सॉल्व करेंगे और तो ये आ जाएगा 20 संबंधित 29। तो इसका जो सही ऑप्शन है 20 संबंधित 29, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक थी, तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या क्या थी? तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या, टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या बताना है और दे दिया है कि जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक थी। तो जून में कितनी चपातियाँ बेची गई? 180 टी द्वारा जून में 180 चपातियाँ बेची गई और अगस्त में इससे 70% अधिक थी। तो अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या हो जाएगी 180 का 170%। तो 180 गुणे 170 बट्टा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 306। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 306। प्रश्न नंबर 99 है, बेकरी क्यू एवं एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या। तो क्यू एवं एस द्वारा जून में, क्यू द्वारा जून में है 105 और एस द्वारा जून में है 153। तो 105 प्लस 153, तो क्यू एवं एस द्वारा जून में हो जाएगा 105 प्लस 153 बराबर 258। और बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की संख्या, पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की संख्या है 150। पी द्वारा 150 कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक थी? तो कितना अधिक है? तो हो जाएगा 258 माइनस 150 बराबर 108। 258 में से 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 108। तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 108 बट्टा 150 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72%। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 72%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, बेकरी पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या। पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई चपातियों की संख्या, पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल में 109 प्लस 87। तो चपातियों की संख्या है 109 प्लस 87 बराबर 196 पी और क्यू द्वारा अप्रैल में। फिर है, बेकरी आर एवं यस को मिलाकर जुलाई में बेची गई चपातियों की संख्या, आर एवं यस को मिलाकर जुलाई में। तो आर एवं यस को मिलाकर जुलाई में, आर द्वारा है जुलाई में 220, एस द्वारा है 151। तो टोटल हो जाएगा 220 प्लस 151। आर और एस द्वारा जुलाई में 220 प्लस 151 बराबर 371। जुलाई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है? तो अंतर पूछ रहा है, तो 371 माइनस 196
ये आ जाएगा 175। तो अंतर कितना आ गया? 175, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।